Hello, my dear aspirant. Today, I am back with the solution of RPSC first grade that was held 1st June 2026. So, this is going to be just my answers according to me, which one is the correct one. Okay. So, I hope आपको जो है अपना एक कट ऑफ या फिर अपना जो है मार्क्स का इससे आइडिया लग जाएगा कि हाउ मच यू आर गोइंग टू बी स्कोर्ड इन योर एग्जाम. Okay. So, the very first one. The question is from your grammar section. The question was जो कल के एग्जाम में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, the road goes dash a tunnel. देखिए टनल जो होती है वो इस तरीके से बनी होती है as you know, है ना. और यहां से जब कोई चीज एक जो है आप कह सकते हो एक छोर से दूसरे छोर तक यानी ओपन एरिया से क्लोज्ड एरिया में इस तरीके से जाएगी तो उसके लिए हम एक प्रेपोजिशन जो है यूज करते हैं दैट इज थ्रू. So the road goes through a tunnel. तो आप कह सकते हो कि रोड जो है वो goes through the tunnel. इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा. Moving on to the next question. आपका जो क्वेश्चन था you dash make 2 copies what one will do. अब देखिए यहां पर आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि you make 2 copies one will do. यहां पे आपको ध्यान देना है कि 2 कॉपी में से एक कॉपी में काम चल जाएगा यानी there is no obligation. कोई भी आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शन या ऑब्लिगेशन नहीं है. दिस इज ऑलरेडी गिवन. तो आपको लगाना है कि नीड 2 कॉपीज. तो नीड तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. यू मस्ट नॉट, यू नीड नॉट या कैन नॉट, इनमें से कुछ लगेगा. तो ऑब्लिगेशन के लिए आपने इसमें क्या लगा देना. ऑब्लिगेशन होती तो मस्ट होता लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है तो आप इसमें करेंगे यू नीड नॉट मेक 2 कॉपीज यानी आपको जरूरत नहीं है 2 कॉपीज की. 1 विल डू, एक से ही काम चल जाएगा. Then we have next question. This is about your spoke and spoka section. देखिए pattern of both the underlined clauses. देखिए France was one of the Western allies, where Austria was one of the Axis powers. है ना. तो आपको जो है इन दोनों के अंदर जो ये पैटर्न है इन दोनों क्लॉसेस के अंदर, क्लॉसेस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि यहाँ पे एक कंजंक्शन ये गिवन है आपको, है ना. एंड यू हैव पेयर ऑफ यानी कंजंक्शन का मतलब सॉरी क्लॉसेस का मतलब क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब के पेयर हो, है ना. तो यहां पे देखिए फ्रांस वाज वन ऑफ द वेस्टर्न एलीज, दूसरा ऑस्ट्रिया वाज वन ऑफ द एक्सिस पावर्स. यानी दिस इज अबाउट योर वर्ल्ड वॉर, है ना. जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसमें एक्सिस पावर्स और जो एलीज पावर्स थी उनकी बीच में जो है आप कह सकते हो कि वॉर था. तो जो फ्रांस जो थी वो वन ऑफ द वेस्टर्न एलीज. अब फ्रांस आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया और वॉर आपका वर्ब नंबर 1 हो गया. इधर ऑस्ट्रिया जो है सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, वॉर्स जो है इसमें वर्ब नंबर 2 हो गया. अब आपको बताना क्या है इसमें, फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ बोथ द अंडरलाइन क्लोजेस. आपको इन क्लोजेस का यानी एक क्लोज तो हो गई आपकी ये वाली एलिस तक, दूसरी ऑस्ट्रिया से लेकर के पावर तक, तो इनके बीच में आपको क्लोज बतानी है. तो देखिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है. उसके बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है. अब आपको पता है जब मेन वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करके ये क्या बन जाती है, लिंकिंग वर्ब. और लिंकिंग वर्ब बनती है इसका मतलब इसके बाद जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा. तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द वेस्टर्न एलीज ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो एसवीसी का यहाँ पे बन रहा है. तो देखिए एसवीओ नहीं है, एसवीए नहीं है, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं. एसवीसी यहाँ पे हो गया. उसके बाद देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 यानी ये आपका सब्जेक्ट, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे क्योंकि मेन वर्ब नहीं है तो ये लिंक करेगी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो ऑस्ट्रिया वाज वन ऑफ द एक्सिस पावर्स. तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया वाज द वन ऑफ द एक्सिस पावर्स. तो ये दोनों ही क्या हो जाने चाहिए थे. देखिए इसका आंसर आना चाहिए था एसवीसी और एसवीसी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा. यहाँ पे आप 3 कर लें, ठीक है. एसवीसी होगा इसमें, वन ऑफ द वेस्टर्न एलीज और वन ऑफ द एक्सिस पावर्स. तो बोथ सेम जो है आपका रहेगा दोनों साइड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपका रहेगा वो कैप से. देखिए इसका आपका वो कैप का जो है पोर्शन है, मैं थोड़ा और ऊपर कर देती हूं, इसको आपको कोड को मैच करना है, ठीक है. देखिए यहां पर ए जो है आपका फ्रूगल, ठीक है. इसको आपने फ्रूगल जो है इट मींस आपका परपेचुअल का मतलब होता है जो टेम्पररी होगा इस सेंस में. फ्रूगल जो है इसका रहेगा आपका पेरिलस का बन जाएगा नॉन हैजर्डियस. फ्रूगल का हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट, है ना. एफिमरल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एफिमरल का परपेचुअल. और रेवर का हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, है ना. रेवरेंस देते हैं किसी को, इन रिस्पेक्ट देते हैं, है ना. पेरिलस मतलब जो हानिकारक या जो आप कह सकते हो नॉन हैजर्डियस इस सेंस में. तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा जा रहा है,
यहाँ पे ए पे चल रहा है हमारा 3, तो ए पे 3, यहाँ पे ऑप्शन इसमें भी है, इस पे ए पे 4 है, इसमें ए पे 1 है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ए पे 3, बी पे 1, तो बी पे 1 किस में है, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ए पे 3, बी पे 1। आई होप आपको इसका आंसर जो है समझ में आ गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखिए इट इज वेरी इजी वन क्वेश्चन। आपको पता है कि जब आपके सब्जेक्ट और वर्ब कॉन्कर्ड आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी इसको हम लोग कहते हैं, तो उसके अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। तो आप मुझे बताइए, ये आपकी वर्ब आएगी यहाँ पे और इसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पे इन तो क्या है, प्रेपोजिशन, और ये जो 10 है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इट मींस जो आपकी वर्ब आएगी वो इस वन के अकॉर्डिंग आएगी। एंड एज यू नो वन जो है हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए 1 in 10 डैश ड्रग्स, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में है, यानी आपको ये पॉजिटिव इन द सेंस ये नहीं कि दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई मस्ट से अफर्मेटिव में क्या होगा आपका, डस टेक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपका सिंगुलर है तो टेक तो क्या होता है आपका, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो सिंगुलर हो तो क्या आएगी, सिंगुलर हो आपका सब्जेक्ट तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। तो आप कह सकते हैं हैज टेकन, तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेक्स, क्योंकि वन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब क्या आ जाएगी, टेक्स ड्रग्स, ये आपकी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में तो चेंज करना है बट द मीनिंग शुड बी सेम, मीनिंग सेम होना चाहिए। द क्वेश्चन इज वी कुड हैव डन नथिंग विदाउट योर हेल्प। इट मीन्स कि हम आपकी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखियो पहला आप ऑप्शन देखिए, व्हाट कुड वी डू विदाउट योर हेल्प, है ना, व्हाट कुड वी डू विदाउट योर हेल्प। तो इसमें आपको क्या लिखा, नथिंग विदाउट योर हेल्प, हम तुम्हारी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हैव डन इसके अंदर हमें देना है। कैन वी हैव नॉट डन, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। उसके बाद कुड वी हैव डन नथिंग विदाउट योर हेल्प, इसमें तो आपकी सेंस से चेंज हो रही कि आपकी हेल्प के बिना क्या हम कुछ कर नहीं सकते थे। इट मींस ये भी आपका इसमें ऑप्शन नहीं जाएगा। यू हैव टू ऑप्शंस, व्हाट कुड डू विदाउट योर हेल्प और व्हाट कुड वी हैव डन विदाउट योर हेल्प। तो ये हो जाएगा यहां पर व्हाट कुड वी हैव, क्योंकि आपको पता है जब भी इंटेरोगेटिव होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट कुड वी हैव डन। तो यहाँ पे हैज हैव था तो हमने हैव डन परफेक्ट में ही रखा विदाउट योर हेल्प, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें ठीक हो जाएगा। इसमें आपका पता है परफेक्ट का बन नहीं रहा था, इसलिए ये आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट वी हैव, देखिए यू कैन नॉट ऑलवेज डैश अपीयरेंस। अब देखिए आप कहते हैं ना कि किसी के अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए हमेशा, मतलब जो दिखता है वैसा वो होता नहीं है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसे कर देना चाहिए था। ये आपने बहुत बार लिटरेचर में पढ़ा होगा, यू कैन नॉट ऑलवेज गो बाय, क्या आ जाएगा इसका आंसर, गो बाय अपीयरेंस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। देखिए अंडरलाइन ईडियम इसके अंदर है कि stood me in a good stead, it means the suitcase has stood me in good stead in my travels। तो आपको ये बताना है कि इस idiom का मतलब क्या है, in a good stead। तो इसका मीनिंग होता है made action से ineffective। देखिए good मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ineffective जो है हो ही नहीं सकता। very useful जो है इसका आंसर होगा। तो आप कह सकते हो कि very useful या prove to be useful, जो आपकी सूटकेस है वो आपकी ट्रेवल्स में बहुत आपके लिए यूजफुल है, इस सेंस में ये सेंटेंस यूज किया गया है, ये जो है इडियम यूज किया गया है। देन वी हैव अनदर सेंटेंस या पैटर्न का यहाँ पे एक आपको जो है क्लोज दिया गया है, उसका पैटर्न आपको बताना है। द स्टूडेंट फेल्ट गुड अबाउट द रिजल्ट्स। देखिए यू नो जो आपकी फील फेल्ट फेल्ट जिसकी 3 फॉर्म होती हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। अब कौन फील कर रहा है, हु का आंसर आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपका सब्जेक्ट और वर्ब का बन गया। स्टूडेंट्स फेल्ट गुड, अब कैसा फील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, गुड फील कर रहे हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये यहां पर आप कह सकते हो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, इन स्टूडेंट्स को गुड फील करवा रहा है। तो आप कह सकते हो सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। और अबाउट देयर रिजल्ट्स, आपको पता है अबाउट देयर रिजल्ट्स यहाँ पे क्या है, ए, यानी आपको एडवर्बियल जो है यहां पर मिला है। तो आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है हमारा SVCA, ठीक है, SVCA। ये सेकंड वाला जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अबाउट जो है प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद देयर रिजल्ट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये आपके क्या बनाते हैं, एडवर्बियल्स बनाते हैं। तो आई होप यू गॉट इट।
नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल का जो आपका क्वेश्चन है ये है, देखिए आई सो अ मैन। अब देखिए अ मैन अ वुमन, इट मीन्स ये इनडेफिनिट आर्टिकल का यहां पर यूज किया गया कि आपने कोई जो है इनडेफिनिट कोई मैन और वुमन देखे, कहां देखे, पार्क में। अब इसी मैन की दोबारा से डिस्क्रिप्शन दी गई है, मैन वॉज फैट शॉर्ट एंड वुमेन वॉज स्लिम एंड टॉल, यानी इन्हीं मैन और वुमेन को, यानी अब ये क्या हो गए हैं, स्पेसिफिक या डेफिनेट हो गए, यानी ये किसी और मैन वुमेन की बात नहीं हो रही, ये जो पहले ही सेंटेंस में पहले ही क्लोज में जिनकी बात की गई है उन्हीं को रिपीट किया गया। और आपको पता है जब हम एक नाउन को पहले जो है इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं तो इन द नेक्स्ट सेंटेंस उसमें हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये वही मैन है जो उसने पार्क में देखा था, तो द मैन वॉज फैट एंड शॉर्ट एंड द वुमेन वॉज स्लिम एंड टॉल। आई होप इट इज वेरी इजी वन, आपने आसानी से कर दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको ये पता होना चाहिए कि बिफोर द मील्स, जितने भी आपकी जो है लंच डिनर जो भी आपकी बिफोर मील्स होता है, 0 आर्टिकल उसके लिए किया जाता है। तो प्रॉपर नाउन से पहले, है ना, मील से पहले आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, तो यहां पे 0 आर्टिकल आ जाएगा। द आंसर इज 3, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8, ये हो जाएगा। देन अगेन इनकरेक्ट कंडीशनल सेंटेंस आपको बता रहा है, देखिए इन कंडीशनल जो है आपको पता है कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये 4 काइंड ऑफ जो है आपके पास क्या होते हैं, कंडीशनल्स। तो टाइप 0 जो है उसके अंदर क्या दिया जाता है, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 3 में क्या होता है। देखिए टाइप 0 में क्या होता है, एक तरफ अगर आपका जो है कंडीशनल में, यानी एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे रखा होता है इफ कंडीशन के साथ, ठीक है, इफ के साथ, इफ इसके अंदर मिलेगा, कंडीशन का मतलब इफ मिलेगा आपको इन सेंटेंसेस में, तो दूसरी साइड में क्या होगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस गिवन होगा। ये होते हैं आपके जो है साइंटिफिक ट्रूथ के लिए यूज किए जाते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, भी आपको बता दूंगी बाद में। टाइप 1 में क्या किया जाता है कि इफ कंडीशन के साथ में आपको प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिलता है, और दूसरी साइड आपको फ्यूचर सिंपल यानी विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलता है। ये आपकी जनरल जो है, आप कह सकते हो जनरल जो स्टेटमेंट होती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, इस तरीके से जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके लिए यूज किया। ये साइंटिफिक ट्रूथ के लिए यूज किया जाता है और ये जनरल स्टेटमेंट्स के लिए, जैसे इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो फॉर दी पिकनिक, मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी, तो ये आपका टाइप 1 में हो जाएगा। टाइप 2 में जो है आपका क्या होता है, अगर एक साइड जो है आपको दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, है ना। और टाइप 3 में क्या होता है, आपके पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, इफ के साथ में, और दूसरी साइड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको गिवन होती है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस टाइप 3 से पूछा गया है, टाइप 3 जो है कंडीशनल के बारे में। तो देखिए आपके एक साइड होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए इफ आई हैड टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये जो हैड है आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैव की थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, हैड ही होती है, तो मेन वर्ब। इफ आई हैड टाइम और इसके साथ वुड हैव का पेयर बन रहा है, तो देखिए सेम है, इसका मतलब आपको इसमें इनकरेक्ट बताना था, तो पहला तो करेक्ट है। उसके बाद देखिए इफ आई हैड टाइम, है ना, इफ आई हैड टाइम, इसमें देखिए हैड दे रखा है, इस साइड वुड हैव दे रखा है, इसका मतलब आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो है यहाँ पे, पर मेन वर्ब यहां से मिसिंग है ना। इसमें हैड टाइम दे रखा है, आई शुड हैव विजिटेड द एग्जीबिशन, तो शुड आ जाए चाहे वुड आ जाए डजंट मैटर, ये भी आपका सही पेयर बन रहा है। इफ आई हैड टाइम आई कुड हैव विजिटेड द एग्जामिनेशन, तो कुड शुड वुड कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, तो इसका मतलब ये सारे सही हैं, जो गलत है आपका वो सेकंड वन है, बिकॉज यहां से मेन वर्ब आपके क्या है, मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव चेंज द सेंटेंस फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड में क्या होता है, दोनों ही साइड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, है ना, दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक साइड इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी साइड डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको चेंज किससे किस में करना है, कंपाउंड तो कॉम्प्लेक्स करना है, यानी आपको दोनों साइड जो है इस सेंटेंस में डू एज आई टेल यू, देखिए जैसा मैं कहूं वैसा करो, और यहाँ पे कंजंक्शन दे दिया, यू विल रिग्रेट इट, तुम्हें रिग्रेट होगा। तो देखिए दो आपको क्लोज दे रखी हैं, अगर मैं कहूं आपको डू एज आई टेल यू,
जैसे मैं कह रही हूं वैसे करो, इट मीन्स ये कंप्लीट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज है। दूसरे साइड यू विल रिग्रेट इट, मैं कहूं तुम्हें इसका जो है रिग्रेट होगा इन फ्यूचर, तो इट इज अगेन इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों की दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो मैं कह सकती हूँ कि कंपाउंड है। अब कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, यू विल रिग्रेट इफ यू डू नॉट डू व्हाट आई से। अब देखिए यहाँ पे डू एज आई टेल यू, यू विल रिग्रेट इट, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फॉर्मेशन है, तो आपको इसको जो है यहाँ ऑप्शन से हटा देना है। यू शुड डू एज आई टेल यू, आपको पता है इसके अंदर भी ऐसा कोई आपको पेयर नहीं मिल रहा है। इफ यू डू नॉट डू एज आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे टेंस ही आपका अलग तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। यहाँ देखिए अनलेस यू डू एज आई टेल यू, आपको पता है अनलेस जो है जनरली आपका किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है। तो देखिए यू विल रिग्रेट इट, ये तो क्या है आपका, तुम्हें रिग्रेट होगा, है ना, तो ये तो आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये आपके इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन मैं कहूं अनलेस यू डू एज आई टेल यू, अनलेस मतलब जब तक तुम नहीं करोगे जैसे मैंने कहा, तो इसके लिए आपको आगे एक और क्लोज चाहिए इसका मीनिंग कन्वे करने के लिए। इट मीन्स ये आपकी डिपेंडेंट क्लोज है आने वाली क्लोज के ऊपर। तो मैं कह सकती हूँ द आंसर इज नंबर 4, 13 नंबर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसका। अब देखिए सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, आपको पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडिएट करना, बहुत इजी है ये आपके लिए। आगे देखिए ये आपको स्ट्रेस जो है जैसे अबाउट, कोई वर्ड दे रखा है अबाउट, है ना, तो ए और बी जो है उस पर स्ट्रेस ना होकर के BOUT पे जो है स्ट्रेस दे करके उसको बोला जाता है। इसको हम इंटोनेशन या राइजिंग एंड फॉलिंग जो है वर्ड, या फिर आप उसको स्ट्रेस में जो है पढ़ते हो कि स्ट्रेस दे करके बोलना है, या ये जो वर्ड है ये अनस्ट्रेस है ना, इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं इंटोनेशन में, तो ये आपका जो है फेनेटिक्स का पार्ट है जिसमें स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस हमें देखना होता है। तो देखिए ये इसका मतलब होता है स्ट्रेस करना, ठीक है, तो आपको देखना है कि एब्सेंट, है ना, यहां पे ए और बी पे जो है आपको दे रखा है, यानी स्ट्रेस जो है जब आप पढ़ते हो अबाउट, है ना, तो जो बाउट है उसको स्ट्रेस होता है, ऐसे एब्सेंट तो ज्यादा जो साउंड है स्ट्रेस देखिए हम किस पे बोल रहे हैं, सेंट पे बोल रहे हैं। तो ये जो आपका है इसमें ए बी नहीं है, ए बी जो है दोनों को मिल करके आता है, तो ये इसके ऊपर वैसे ऑप्शन में नहीं जाएगा। इन दोनों को वर्ब को ही ब्रेक कर दिया तो ये वैसे ही नहीं होगा। ए बी एसेंट, देखिए मेन आपके पास सेंट वर्ब है, उससे पहले ए बी लगा करके, यानी यहाँ पर आपके पास जो है सफिक्स लगा करके इसको वर्ड को फॉर्म किया गया है। और आपको पता है कि ए बी जो है वो वीक होता है और सेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इस पे स्ट्रेस लगाते हो। ए बी यहाँ पे अनस्ट्रेस और जो आपका सेंट है वो स्ट्रेस होता है। Then we have another sentence, another question here related to this. Find out the pattern of underlined clause. I kept the files organized before the audit team came. है ना, I kept the files organized. यहाँ पे underline ये था भाई, ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। I again keep, kept, kept जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको verb कहते हैं हम लोग, यानी सेकंड नंबर पे verb। ये आपका I कौन kept करता है, सब्जेक्ट। अब I kept the files, फाइल्स क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता है मैंने kept किया, किसको kept किया, I kept whom या I kept what, what या whom का आंसर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो SVO बन रहा है, तो ये आप दोनों एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं, I kept the files, अब फाइल को ऑर्गेनाइज किया है, इसका मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो, इसको ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपका आंसर चला जाएगा SVOC, क्योंकि एडवर्बियल या जो आपका आगे होता वो तब होता जब प्रेपोजिशन के साथ कोई प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट दे रखा होता, तब तो हम उसको ए कहते। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइल को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज जो है इस ऑब्जेक्ट को यानी इस फाइल को कंप्लीट कर रहा है कि फाइल को ऑर्गेनाइज किया है मैंने। सो द पैटर्न इज SVOC। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आपको इसमें द बैंक वॉन्ट एक्सेप्ट द गारंटी ऑफ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए डूबते को तिनके का सहारा या ऐसे कुछ इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब आप कहते हो ना कि मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है जो स्ट्रॉ होती है आपकी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप उस सेंस में जो है यहाँ पे यूज करना। द बैंक वोंट एक्सेप्ट द गारंटी, आप मान लीजिए कोई बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है, जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी कोई पुख्ता जो है कोई प्रूफ नहीं है उसके पास किसी प्रॉपर्टी के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलेंगे। यानी इंसल्टिंग तो नहीं हो सकता इसका, ठीक है, फार्म एंड स्ट्रॉ मेकिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इडियम है, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है।
एज थिन एज अ स्ट्रॉ, नहीं, पतला नहीं, पतले का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे गारंटी से। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स शॉप ऑन फ्राइडे, द सुपरमार्केट विल बी वेरी क्राउडेड ऑन सैटरडे, शी सेड। अब देखिए यहां पे आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आया है ना। देखिए क्वेश्चन है लेट्स शॉप ऑन फ्राइडे। अब देखिए जब भी लेट वाले बनाते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्ट कर रही है ना। लेट जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर, जब आपके स्पीच के अंदर दिया जाता है लेट्स शॉप ऑन फ्राइडे, द सुपरमार्केट विल बी वेरी क्राउडेड ऑन सैटरडे, शी सेड। अब शी सेड जो है इसको हम आगे ले आएंगे, हम कर देंगे इसको शी सेड, यानी शी सजेस्टेड। आपको पता है यहां पर जब ये हो तो इसको हटा करके हम क्या लगा देते हैं, शी सजेस्टेड, शी सजेस्टेड दैट, ठीक है। अब लेट अस का मतलब वी हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा लेट्स शॉप ऑन फ्राइडे, है ना, द सुपरमार्केट विल बी वेरी क्राउडेड। तो शी सजेस्टेड पॉइंटिंग आउट शॉपिंग ऑन फ्राइडे, शी सजेस्टेड दैट सुपरमार्केट वुड बी वेरी क्राउडेड। अब आप यहाँ पे देखिए ये चीज जो है विल बी वेरी क्राउडेड ऑन सैटरडे, लेट्स शॉप ऑन फ्राइडे, तो देखिए वो क्या कह रही है, शी सजेस्टेड, वो शॉपिंग करने कह रही है, तो हम कह सकते हैं शी सजेस्टेड शॉपिंग ऑन फ्राइडे, ठीक है। द सुपरमार्केट विल बी वेरी क्राउडेड मतलब ये इंडिकेट कर रही है, इट मींस शी इज पॉइंटिंग आउट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विल का वुड बन जाएगा, शी सजेस्टेड शॉपिंग ऑन फ्राइडे, यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, फिर pointing out that the supermarket would be very crowded on Saturday. So this is the answer of question number 18. Identify the sentence pattern. Again आपका जो है यहाँ पे spoke and spoke का आंसर है। देखिए identify the sentence pattern of given sentence. आपके पास I shaved myself, ठीक है, आपके पास है I shaved। अब I जो है आपको पता है सब्जेक्ट है, shave shaved shaved verb है, नहीं shave, हाँ shave shaved। अब देखिए किसको यहां पर उसने जो है शेव किया है, माई सेल्फ को, यानी यहाँ पे इस वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी व्हाट या होम का आंसर जो है वर्ब से वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो SVO यानी यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया। विद माई, अब आपको पता है ये क्या होता है आपका एडवर्बियल, तो आपका पहला ही ऑप्शन हो गया क्योंकि प्रेपोजिशन दे दिया विद और माई ऑन रीजन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप कह सकते हो SVOA का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। ये देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजी वन, आप कर सकते हो। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको गिवन है, दूसरी साइड वुड हैव आ जाएगा, तो वुड अकेला है, कुड भी है, नहीं होगा, वुड भी है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा वुड हैव, आई वुड हैव मेट यू एट द एयरपोर्ट। टाइप नंबर 3 जो है कंडीशनल की यहाँ पे फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको कंपाउंड सेंटेंस बताना है, एंड दोनों साइड ही क्या होती हैं आपकी, इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं। I am certain you have made a mistake, ठीक है, I am certain you have made a mistake। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, I am certain you have made a mistake, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इससे आपको क्या करना है, कंपाउंड की पहचान करनी है। अब देखिए यहाँ पे you did make a mistake and I am certain, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है इसका। I am certain that you did make a mistake, इसका भी कोई इसमें सेंस नहीं है, ठीक है। You have made a mistake and of this I am certain, नहीं, mistake you have made and I am certain, यही ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। देखिए भाई, you have made a mistake, आपने मिस्टेक की, you have made a mistake and I am certain, देखिए इस पूरे से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने I am certain, मुझे विश्वास है, मैं श्योर हूं, you have made a mistake, तो पूरा का पूरा देखिए सेम ही क्लोज आपको यहाँ पर उठा करके दे दी है, you have made a mistake and of this I am certain, तो आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करना था। नेक्स्ट यू हैव as close as 2 sticks। अब देखिए as close as 2 sticks, ये 2 sticks है, क्रॉस है, इसका मतलब नेगेटिव, इसका मीनिंग आएगा टू बी वेरी फ्रेंडली, तो हो ही नहीं सकता। क्रॉस एट क्रॉस रोड्स का मतलब होता है आपस में झगड़ा लड़ाई कुछ इस तरीके से। टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग का इससे कोई लेना देना नहीं है, टॉकेटिव का कोई लेना देना नहीं है, हाँ एक दूसरे से इरिटेटेड हो सकते, तभी तो उनके बीच में क्रॉस वर्ड्स यानी लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आप ये कर सकते थे इसको कॉमन सेंस से। नेक्स्ट यू हैव इन द 2020s पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वर अफ्लिक्टेड। अब देखिए अफ्लिक्टेड जो है इसके साथ विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अफ्लिक्टेड विद जो है कोविड। The vendor shall maintain the equipment in good repair. What meaning is expressed by the underlined model auxiliary? अब देखिए shall है यहाँ पे, shall का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। shall, the vendor shall maintain the equipment in good repair, है ना, अच्छे तरीके से। shall का मतलब क्या हो गया यहाँ पर,
एक तरह से लीगल इंजंक्शन हो गया, है ना, ये हो जाएगा इसका, है ना। परमिशन तो है ही नहीं इसके अंदर, परमिशन के लिए कैन का और मे का यूज किया जाता है, ठीक है। इंटेंशन भी नहीं है, विलिंगनेस लीगल इंजंक्शन है। मतलब शेल, आप देखिए आपकी जो ओएमआर शीट होती है या जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उस पर लिखा होता है कि ऑल द स्टूडेंट शेल, है ना, कोई भी उसमें शेल वर्ड यूज किया जाता है, जिससे पता चलता है कि अगर आप जो है किसी भी प्रकार से करप्ट पाए गए या चीटिंग करते हुए पाए गए तो आपको जो है आपको पेपर से डी बार कर दिया जाएगा, या आपको जो है कॉपी किया है इसके ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा, तो आप कह सकते हो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगी। तो लीगल इंजंक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द मॉब्स और ट्रूप्स वर। अब देखिए कंट्रोल नहीं कर पाई, आपको फ्रेजल वर्ब लिख दे, तो देखिए पुलिस जो है वो कंट्रोल द मॉब वो नहीं कर पाई, इसलिए उसने ट्रूप्स को बुला लिया। जब ट्रूप्स को बुलाया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोल्ड ऑफ तो कैंसिल होता है, कोल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोल्ड आउट। Which of the following is the synonym of transient? ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी काइंड ऑफ, यानी फ्लीटिंग। जैसे हमारा टाइम है वो ट्रांजिएंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लीटिंग। नेक्स्ट यू हैव fill in the blank with the correct phrasal verb what you have written before handing it to the examination। अब देखिए जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो टीचर कहती है ना रिवाइज कर लो, पूरा देख लो अपना पेपर कि कैसा तुमने जो है किया, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो आपको क्या कहना है उसमें, लुक ओवर, ठीक है, लुक ओवर व्हाट यू हैव रिटन बिफोर हैंडिंग टू द एग्जामिनर, है ना, उसको देख लेना ध्यान से, ऐसा कुछ इससे कन्वे हो रहा है। ही ऑलवेज डैश कंप्लेन्स, ठीक है, तो ही ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है, यानी यहाँ पे आपको क्या लगाना था, ही ऑलवेज कंप्लेनिंग लगाना था। द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब इन एग्रीमेंट। अब देखिए फिर से यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ अ वर्ब, मैनी अ मैन। देखिए एक पहले इस तरीके का ही जो है पहले भी आरपीएससी पूछ चुकी है, मैनी अ फ्लावर, ठीक है, इस तरीके से मैनी अ फ्लावर, और इसके अकॉर्डिंग तो जब भी मैनी ए होता है, वैसे मैनी के साथ तो क्या लगती है आपकी प्लूरल वर्ब लगती है, बट मैनी ए दे रखा होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ पे जो है हैज डन यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देन यू कुड गेट अ बेटर जॉब, यू यूज अ कंप्यूटर, ठीक है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, कब मिल सकती है, यहाँ पे यू कुड गेट, तो इसका आंसर हो जाएगा डैश यू यूज अ कंप्यूटर, इफ यू कैन, है ना, इफ यू कैन, अगर तुम कंप्यूटर यूज कर सकते हो, इट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। पीपल सेड दैट ही वाज जेलस ऑफ हर, इसको पैसिव में बनाना है आपको। देखिए पीपल सेड दैट, जब भी इस तरीके से आपको जो है कोई ऑप्शन मिलता है ना, पीपल सेड दैट ही वाज जेलस ऑफ हर, इसको आपने पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, ही वाज सेड टू बी जेलस ऑफ हर। देखिए पीपल का मतलब क्या है, यहां पर ऐसा जो है आपको कह सकते हैं ऐसा सब्जेक्ट है, इम्पर्सनल सब्जेक्ट, जिसको आप अगर ओमिट भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वो होता है कि ही वाज सेड टू बी जेलस ऑफ हर, है ना, ये पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ही वाज सेड टू बी जेलस ऑफ हर। नेक्स्ट यू हैव चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रैंड्योर ऑफ थॉट यूज किया गया है, ग्रैंड्योर ऑफ जो है मतलब कोई ग्रैंड सेंस में, कोई बहुत ही आप कह सकते हो मैग्निफिशंस की जो है उसको सेंस में इसको यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्निफिशियस। इनसिग्निफिकेंस नहीं हो सकता, एक्स्ट्रावेजेंस नहीं हो सकता, मैग्निफिशियस जो है ये भी नहीं, मैग्निफिशंस होता है बहुत ही ग्रैंड्योर तरीके से, बहुत शान और शौकत से कोई काम करना, वो यहाँ पे हो जाएगा मैग्निफिशंस। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शीला ऑफन। अब आपको पता है ऑफन के साथ क्या लगता है, शीला यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास, और ऑफन यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन टाइम एक्सप्रेशन है ये प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाता है, और जब भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है ये। तो आप कह सकते हो हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट है, इज अराइविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा अराइव्स। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनर। डिटर्मिनर जितने भी आपके एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स होते हैं वो सारे डिटर्मिनर्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। कंसर्न विद क्वेश्चन दैट हैव नो आंसर्स, डैश ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी जो है इस कंसर्न, यहाँ पे आपको पहली बात है कि आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन और ये फिलॉसफी इसका ऑब्जेक्ट है, तो इज जो है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है ना, तो मैनी इसके अंदर नहीं आ सकता। और डैश ऑफ फिलॉसफी इज कंसर्न विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर्स, तो आप कह सकते हो कि फिलॉसफी के लिए आप क्या यूज करोगे, फ्यू आपको पता है काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सेवरल नहीं आएगा, आंसर मच हो जाएगा, क्योंकि मच जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है,
और इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो मच इसका आंसर है। देन यू हैव एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ अ प्लेस, यानी किसी भी प्लेस की जो पवित्रता है उसको खत्म करना, वायलेट करना, उसको क्या कहते हैं, सैक्रिलेज करना कहते हैं। ये वर्ड आपने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बार पढ़ा होगा। ट्रांसफॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, ठीक है, इसमें वो कह रहा है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा शाउटेड, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ही शाउटेड एट एंग्रीली, नहीं, बी क्वाइट लिसन टू माय वर्ड्स, ओके, बी क्वाइट लिसन टू माय वर्ड्स, ही आस्क्ड देम टू लिसन टू हिज वर्क्स, नो। इसका अर्ज, किसी से रिक्वेस्ट करना, बी क्वाइट, प्लीज शांत हो जाइए, हम ऐसे बोलते हैं, तो ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, इट मींस फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन। देन यू हैव अगेन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, देखिए आपको पता होना चाहिए श का साउंड कौन सा होता है आपका, श का साउंड ये वाला होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल, आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है, न और ल एक साथ आएंगे, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और ये आपको पता है ये जो होता है आपका उसका लॉन्ग साउंड होता है, तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ए नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ही इज ग्रेटर देन मी, इसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ही इज ग्रेटर देन मी, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप कर सकते हो कि वो मुझसे ग्रेटर, ही इज ग्रेटर देन मी, यानी कंपैरिजन यहाँ पे किया गया ही का मी के साथ, तो आप कहोगे कि ही जो है वो ग्रेटर है, ही ग्रेटर है, और मी क्या है यहाँ पे, इससे कम है, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन, है ना, हाँ यही हो जाएगा, क्योंकि आपको किस में चेंज करना है, इसको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करना है। नेक्स्ट यू हैव पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, शी इज मेड द जॉब अ सक्सेस, देखिए अगेन वही चीज आ गई है, मेड, शी हैज मेड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और वर्ब, शी मेड द जॉब, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका SVO है ना, SVO, तो ये भी नहीं है SVO, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, जॉब को सक्सेस किया ना उसने, तो शी हैज मेड द जॉब सक्सेस, तो SVOC हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, अगेन पैटर्न है यहाँ पे, द चिल्ड्रन ट्राइड टू सिंग, तो टू इन्फिनेटिव से इसको बनाया गया है, तो इसका सब्जेक्ट चिल्ड्रन हो गया, ट्राई वर्ब हो गया, और क्या ट्राई किया उन्होंने, टू सिंग, तो टू सिंग मिल करके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका SVC। द ड्राइवर जंप डैश द कार, अब देखिए ड्राइवर जो है वो जंप कर रहा है, तो जंप कार के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, तो आउट ऑफ द कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश यूज द डिक्शनरी, आई एम टायर्ड ऑफ करेक्टिंग योर स्पेलिंग मिस्टेक। अब देखिए यहां पर ऑब्लिगेशन की बात हो रही है कि मैं तो तुम्हारी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स को करेक्ट करते करते परेशान हो चुका हूं, यू मस्ट, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, तो यू मस्ट यूज अ डिक्शनरी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे फिर से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछी है आपको किसकी, अम्बिशन, ठीक है, अम्बिशन, तो यहाँ पे आपको देखिए ये तो हो नहीं सकता, अ का साउंड है ना, ये अ का साउंड नहीं है यहाँ पे, ये भी अ का नहीं है, तो अ का साउंड ये वाला है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अम्बिशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव पैसिव बनाना है आपको, द बाइसाइकिल नीड्स ऑयलिंग, ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको देखिए बाइसाइकिल नीड्स ऑयलिंग, जब भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से कुछ बनता है तो उसको आपको क्या लिखना है, टू बी फॉर्म से बनेगा, ठीक है, इज नीडेड टू बी ऑयल्ड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट यू हैव चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, ये तो आपको कंपाउंड है, हिज करेज वन हिम ऑनर, ये आपका सिंपल है, आई वेंट बिकॉज आई वॉज, आपको पता है यहाँ पे बिकॉज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग नेम टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंफर्ट और कन्वीनियंस विद व्हिच अ जेंटलमैन इज कंपेयर्ड टू, अब आपको जो है ये पैराग्राफ नहीं दिया है मैंने यहाँ पे, एन इजी चेयर और गुड फायर के साथ आप ऑप्शन अपना देख लीजिए कि जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर इजी चेयर और गुड फायर है। नेक्स्ट पैसेज से एन एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल ट्रूथ के लिए क्या यूज किया जाता है, मैक्सिम यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन के बारे में जो आपको डिस्क्रिप्शन दी गई थी 5-4, उसमें से कौन सी नहीं है, तो ही डिसएग्रीज विद द मूवमेंट्स ऑफ दोज अराउंड हिम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें गुडविल का मतलब होता है कोई भी आप कह सकते हो अच्छा पॉजिटिव मीनिंग, और इसका एंटोनिम बताना था, तो इसका मैलिस हो जाएगा, इजी था, ये भी कर सकते थे आप। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से बहुत ही ओपन एंड ऑनेस्ट रहते हो तो उसके लिए बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कैंडोर,
ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ कैंडोर। एज यू लाइक इट, यहां से आपका जो है जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है लिटरेचर का, एज यू लाइक इट जैसे आपको राइट दिया गया था, तो एज यू लाइक से क्वेश्चन आया है। एज यू लाइक इट, रोजलिंड डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज गैनीमीड। देखिए आपको पता है कि रोजलिंड है इसमें एज यू लाइक इट में, और जो उसकी फ्रेंड होती है सीलिया, वो एलियाना बनती है, और सॉरी एलियाना सीलिया बनती है, कुछ ऐसा उसमें, और रोजलिंड जो है वो गैनीमीड का रूप लेती है। तो गैनीमीड जो है वो कौन था? तो गैनीमीड एक डिवाइन ट्रोजन हीरो था डिस्क्राइब्ड इन द इलियड। इलियड के अंदर इनका डिस्क्रिप्शन आया है, वहां से ये नाम लिया गया है। विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द पॉपुलर बैलेड। बैलेड देखिए जैसे हम बैलेड की फॉर्म, जैसे बैलेड स्टैंजा होते हैं जो स्टोरी फॉर्म में नरेट किए जाते हैं, तो वो बैलेड जो है उसके बारे में बताना है। ये ड्रामेटिक होता है, ये इम्पर्सनल होता है, ये गलत हो जाएगा। बैलेड है वो पर्सनल होता है, इम्पर्सनल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इम्पर्सनल होता है, इट इज पर्सनल। इसमें क्या बताना, करेक्ट नॉट करेक्ट, ये इम्पर्सनल तो होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए ऑप्शन, इट इज पर्सनल, पर्सनल नहीं होती है, इम्पर्सनल होती है, कहानी गाथाएं होती है, किसी और के बारे में होती है। रिचर्डसन जो है, ट्रोलोप, हेनरी जेम्स, डीएच लॉरेंस, ईएम फोस्टर्स आर प्राइमरीली आइडेंटिफाइड विद विच लिटरेरी ट्रेडिशन। तो आपको बताना है कि रिचर्डसन है, ट्रोलोप है, हेनरी जेम्स है, डीएच लॉरेंस है, ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके रियलिज्म से। या आपके हेनरी जेम्स जो है आपको पता है कि जिन्होंने रियलिज्म, सोशल रियलिज्म को बहुत अच्छे से यूज किया अपने वर्क्स में। डीएच लॉरेंस भी सोशल रियलिज्म के लिए जान जाते हैं, ईएम फोस्टर भी, रिचर्डसन भी, ट्रोलोप भी। तो आप कह सकते हो कि ये रियलिज्म से बिलोंग करते हैं। ये इन शैल आई कंपेयर दी, शेक्सपियर की जो ये सोनेट है, फॉलोइंग लाइंस प्राइमरली सर्व टू सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो ये लाइन है, ये किसके बारे में बताती है? रिजॉल्व द टेंशन बिटवीन नेचुरल म्यूटेबिलिटी। आपको पता है नेचुरल जो म्यूटेबिलिटी है एंड पोएटिक परमानेंस है, उसके बारे में बात हो रही है ये, तो ऑब्वियसली पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इमॉर्टैलिटी के बारे में। देन यू हैव व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मॉडर्निस्ट वर्क। जो मॉडर्न राइटर्स थे, आप इसमें अज्यूम कर सकते थे जो मॉडर्न राइटर्स के अंदर जैसे वर्जीनिया वुल्फ हैं, या फिर आपके वर्जीनिया वुल्फ हो गए, टीएस एलियट हो गए, उनके वर्क्स को। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल स्टेटस एंड अथॉरिटी। तो आप देखिए कहां बात करते हैं, वो ट्रेडिशनल स्टेटस और अथॉरिटी की बात ही नहीं करते। तो पहला ही ऑप्शन हो गया इसके अंदर, आप इजीली समझ सकते थे। इनोवेटिव, एक्सपेरिमेंटल तो थे ही। आप वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उठा के देखिए, उसमें वो फ्रेगमेंटेड, या फिर आप कह सकते हो जो फ्लैशबैक्स हैं उनके अंदर रह करके वो बातें करती है। मिसेस डेलोवे देख लीजिए, उनका वर्क है ना, तो वो ट्रेडिशनल स्टेटस और अथॉरिटी की बात नहीं करते अपने वर्क्स में, ठीक है। तो डज नॉट अप्लाई टू द मॉडर्निस्ट वर्क, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, व्हाट इज द टर्म गिवन टू पोएट्री दैट फॉल्स बिटवीन 1660 एंड 18th सेंचुरी। आपको पता है कि 1660 से लेकर के 1700, देखिए 1660 से लेकर के 1700 तक की जो पोएट्री है उसको कौन सी पोएट्री कहा जाता है? प्यूरिटन इंटररेग्नम। तो आपको पता ही है ये पीरियड जो है वो 1649 से लेकर के 1660 के अराउंड तक का था। विक्टोरियन पोएट्री नहीं, रोमांटिक भी आपको पता है बाद में, नियो क्लासिकल पोएट्री इसका आंसर हो जाएगा। तो जो नियो क्लासिकल पोएट्री है 1660 टू 1700, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंड ऑफ द 18th सेंचुरी तक का। तो व्हाट डिड ऑरलैंडो, एज यू लाइक इट का फिर से आ गया, रिसीव एज अ गिफ्ट बाय रोजलिन आफ्टर ही वन द रेसलिंग मैच, विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट। तो देखिए उसने क्या जो है वो जीता था, तो एक रिस्ट बैंड जो है वो एज अ गिफ्ट आप कह सकते हो जीता था ऑरलैंडो ने, गिफ्ट बाय रोजलिन था, रोजलिन उसको देती है। जिसने भी डिटेल में पढ़ा है, देखिए आरपीएससी का कुछ लिमिटेड सा सिलेबस है और आपको आरपीएससी के उस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, डेप्थ में पूछा जाता है। सो इट्स बेटर कि आप उसकी जो प्रॉपर नॉवल या जो प्ले लगे हुए हैं उन सबको आप खरीद करके और उनको थॉरोली स्टडी करें, तो आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए बैकन का जो ऐसे है ऑफ ट्रूथ में से पूछा गया है, तो ऑफ ट्रूथ का जो है इसका आंसर मैं आपको मैच करके बता देती हूँ। इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ, ठीक है, नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड बिलीफ ऑफ ट्रूथ और प्रेजेंस ऑफ इट, है ना। तो आप देखिए पहले इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ को देखिए। इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ ए पे जो है लव मेकिंग, है ना, इसका आंसर है लव। ए पे 3 देखिए किस में है, तो ए पे 3 2 में है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रूथ, किसी नॉलेज को जो है, किसी ट्रूथ का नॉलेज होना यानी उसको इल्यूमिनेशन होना, है ना, तो बी पे 2 आ जाएगा। बी पे 2 है क्या? बी पे 2, इसमें बी पे 4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ए पे 3 यानी इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ मतलब लव मेकिंग, नॉलेज ऑफ ट्रूथ का मतलब इल्यूमिनेशन ऑफ स्पिरिट, जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपकी स्पिरिट इल्यूमिनेट हो जाती है। बिलीफ ऑफ ट्रूथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंजॉइंग ऑफ इट, जब आप ट्रूथ पे बिलीव करने लग जाते हो तो आप इंजॉय करने लग जाते हो। एंड प्रेजेंस ऑफ इट मतलब सबत वर्क,
तो आप जो है देख सकते हैं कि इसका आंसर नंबर 3 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी। फ्रांसिस बेकन, अब देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। टीएस एलिट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात की है, ठीक है, तो डी पे 3 देखिए किस किस में है, डी पे 3 एक में ही है, तो आप इसको इजीली एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे, ए पे 3। अब देखिए फ्रांसिस बेकन का जो है वो आपको पता है पीरियोडिकल एसिड्स के लिए जाने जाते, तो ए पे 3 हो जाएगा आपका। फ्रांसिस बेकन, रुकिए एक मिनट, टीएस एलियट डी पे थे, डी पे क्या है आपका, डी पे 2 आना चाहिए, देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, डी पे 2 आना चाहिए। ये तो एलिया के नाम से राइटिंग्स करते थे, देखिए मैं फिर से इसको मैच करती हूँ। चार्ल्स लैम एसेओफिलिया, यानी सी पे क्या हो गया आपका 1, ओके, सी पे 1। फ्रांसिस बेकन जो हैं वो जाने जाते हैं, नोवम ऑर्गेनम किसका है भाई, रिचर्ड स्टील। फ्रांसिस बेकन का नोवम ऑर्गेनम ये रहा, अटलांटिस और नोवम ऑर्गेनम, तो ए पे हो जाएगा 4, सी पे 1, ए पे 4। उसके बाद देखिए टीएस एलियट का डी पे 2, ठीक है, डी पे 2। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मैच करके देखिए ए पे क्या है आपका 4, यानी ए पे 4 2 में 3 में है, ये कट गया आपका ए पे 4। उसके बाद है सी पे 1, सी पे 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है, और सी पे 3 है, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर आ जाएगा इसका। क्या हो गया आपका, ए पे 4, बी पे 3, सी पे 1 और डी पे 2। तो आप इसको आराम से कर सकते थे थोड़ा सा। What is the sequence of chapters name in David Copperfield? आपको पता है डेविड कूपर्सफील्ड जो है ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, इसमें उसने सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स दिया है, तो कौन सा है, आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस, आई हैव अ चेंज, आई ऑब्जर्व, आई एम बोर्न, आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे 3, आई एम बोर्न, सबसे पहले आई एम बोर्न वाला आएगा, उसके बाद आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस, उसके बाद आई हैव अ चेंज एंड आई ऑब्जर्व। इट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट है। ये सीक्वेंस है उनकी बुक का, बिशप थॉमस पर्सी रेलिक्स ऑफ एंशिएंट पोएट्री। आपको ये पता ही होगा, कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड हीरोइक बैलेड्स के लिए जाने जाती है, और ये किस ईयर में पब्लिश हुई थी, 1765 में पब्लिश हुई थी। ये आपके लिए एक फैक्ट था और आपने इसको पढ़ा भी होगा। When two people speaking to different languages combine, ये आपका जो है क्रियोल एंड पिजन से रिलेटेड है। डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, कंबाइन एंड मेक अप द लैंग्वेज व्हिच हैज vocabulary items from each language with mutual abandonment of grammatical complexities। अब देखिए अबेंडमेंट का मतलब होता है कि उसमें ग्रामर नहीं होती उसकी, तो आपको पता है ग्रामर जो है वो किसमें नहीं होती, पिजन में नहीं होती, तो पिजन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यू हैव फिलअप्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। Alternation where a fluent bilingual talking to another fluent bilingual, मतलब जो दो लैंग्वेज एक साथ यूज कर सकते हैं, changes without any change in the situation, it is called, इसको क्या कहते हैं, देखिए जैसे कोई बंदा जो है वो बाइलिंगुअल है, मींस वो इंग्लिश और हिंदी यूज कर रहा है या इंग्लिश और पंजाबी यूज कर रहा है, तो वो बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से साइमल्टेनियसली दोनों लैंग्वेज में स्विच कर सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड स्विचिंग कहते हैं। तो आपने ये भी आपके सिलेबस में गिवन था, आपने पढ़ लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इजीली आप कर चुके होंगे इस आंसर को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। He perishes well, let him die. His wife henceforth shall be mine own। ठीक है, ये जो है deep embedded lie within thy heart's most secret zone. Search well, see, one brother takes his kingdom, one would take his wife, a fair partition। ठीक है, ये लक्ष्मण आपको पता है एज इट इज आपको तोरोदत्त की पॉम के अंदर दिया गया है, तो इसमें कौन किससे कह रहा है, सीता टू राम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीता टू राम इसका। ये आपने पढ़ी होगी पॉम, ये बहुत सुपरफिशियल सा क्वेश्चन था। द इनविजिबल मैन, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, टाइम मशीन, आपको पता है किसके, एच.जी. वेल्स के वर्क है ये, तो है ना। नेक्स्ट पेट्रार्कन सोनेट के बारे में आपको गिवन है। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, 2 पार्ट्स में होती है। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट्स ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव जो है वो होता है इसमें अब्बा अब्बा के नाम से मैं इसको याद रखती हूँ, ABBA और सस्टेट और CD। ठीक है, तो आप पेट्रार्कन सोनेट का जो है ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोम, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, टीएस एलियट, जो कि टीएस इसमें दिया हुआ है। ये वर्क जो है ये निज़्म एज़ेकियल का है, और आस्क टू डू समथिंग, है ना, इसमें कुछ करने के लिए कहता है, तो क्या करने के लिए कहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा शी से जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, which of the following is not correct according to Becky's of truth। देखिए एक और क्वेश्चन इसी से आ गया, तो इसका है man who lies is coward, mixture of lies adds to pleasure,
poet use lie to create pleasure, या truth may come to the price of a pearl. ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने इस ऐसे को पढ़ा है. The unique language variety of a speaker is called यूनिक लैंग्वेज वैरायटी क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा आइडियलेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है. P हो जाएगा इसका आंसर. इन द नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ इंटर्न, अभी आपको पता है हाफ एंग्विश थॉट रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है? हाफ एंग्विश का मतलब क्या? देखिए आपको पता है कि जो वर्ड्सवर्थ पोएट्री लिखा करते थे वो बाद में ट्रैंक्विलिटी में, मतलब पहले कोई सीन उन्हें देख लिया, उसके बाद घर जाकर के उसको रेट्रोस्पेक्ट करके उसको फिर लिखते थे. तो इसका मतलब उनकी जो पोएट्री वो कैसी थी? हाफ एक्सटिंग्विश थॉट, यानी फेडिंग मेमोरीज दैट आर डिम बट नॉट कंप्लीटली फॉरगॉटन. मतलब वो दिमाग में रह गई हैं, वो कंप्लीटली फॉरगॉटन नहीं है. तो फेडिंग मेमोरीज की बात हो रही है यहाँ पे. द एंडिंग ऑफ एज यू लाइक इट आपको पता होना चाहिए, इसकी एंडिंग क्या थी? इसकी मैरिज इन द प्ले इज डिपिक्टेड एज एन अल्टीमेट एंड परमानेंट सोल्यूशन टू ह्यूमन डिजायर. ये ही द प्ले एम्फेसिस दैट देयर मैरिज इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ नोइंग ईच अदर, नॉट द एंड ऑफ देयर चैलेंजेस. लवर्स यूनियन इमीडिएटली रिजॉल्व्स ऑल देयर इमोशनल पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इट मींस फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये चैलेंजेस के बारे में है. Who among the following is not a member of the pre-Raphaelite group? आपको पता है pre-Raphaelite में कौन कौन है? हॉलमैन हंट है, ठीक है, जेम्स कॉलिसन है, थॉमस वुलनर है, ये हार्ले नहीं है. तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस में से, इफ गॉड शुड प्लेस सम हेवनली मैच ऑन द वेगर लेट टू अर्थली विमेन, पोर्शिया 1, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स पॉन्ड विद द अदर फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड हैथ नॉट हर. तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि गॉड शुड प्लेस सम हेवनली मैच and on the beggar led to earthly women, Portia 1, there must be something else found with the other, for the poor rude world hath not her fellow. मतलब ये इसमें क्या कर रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है कि पोर्शिया के जैसा जो है उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता. तो हाइपरबोली का इसके अंदर यूज किया गया है. दैट लॉन्ग साइलेंस, हाउ डज दैट लॉन्ग साइलेंस एंड? आपको पता है दैट लॉन्ग साइलेंस जो है वो कैसे एंड होती है? इसमें दो कैरेक्टर हैं, जया और मोहन की. तो जया डिसाइड्स टू ब्रेक हर साइलेंस, तो यही हो जाएगा कि वो अपनी साइलेंस को ब्रेक कर देती है. एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर मोहन रिटर्न्स और नॉट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका हस्बैंड वापस आता है कि नहीं आता, वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा. ठीक है, शशि जो है उसकी है ये. तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्क था, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा. क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हेल्प एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल लॉजिक ऑफ तुगलक. तुगलक जो है यहाँ पे गिरीश कर्नाड का जो वर्क है, तो फॉलोइंग क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में इसमें पूछा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A play progress through episodic scenes reflecting critical instability. The dramatist movement is shaped by paradoxes, structural contrast. तो इसका आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ए, बी और सी इसके आंसर हैं. लीनियर हीरोइक आर्क नहीं है इसके अंदर, ये एपिसोडिक फॉर्मेट में है. तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को भी. क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी वर्ल्ड विटमैन की जो है एक पोम है, फर्स्ट पब्लिश्ड कौन से ईयर में? तो आपको पता, लीव्स ऑफ ग्रास में 1855 में, ये 1856 जो सनडाउन पोम है उसके अंदर आई थी. तो ये हो जाएगा 1855 या 56, लीव्स ऑफ ग्रास सनडाउन पोम. ठीक है, यहाँ पे 56 है तो कोई बात नहीं, 56 कर देंगे हम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? एप्सलमैन अकीटोफिल ड्राइडन का वर्क है, तो इसके बारे में आपको बताना था कौन सी करेक्ट है. इट इज एन एलिगरी ऑफ आइडियाज, इट इज नॉट सटायरिकल. सटायर तो उनकी होती थी भाई, तो इसका मतलब इसमें सी जिसमें है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे. इसमें भी सी था, इसमें भी सी था, तो इसमें ए और बी आंसर हो जाएगा. ठीक है, ए और बी आंसर है. सी इसके अंदर से आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे. अ सेंटेंस लाइक सबको अपने अपने टास्क टाइमली कंप्लीट करने हैं इज एन एग्जांपल ऑफ. तो देखिए ये कॉर्ड मिक्सिंग के एग्जांपल है. आप क्या कर रहे हो, दो लैंग्वेज को यहाँ पे साइमल्टेनियसली, मतलब सबको अपने एक वर्ड उठा करके आपने टास्क टाइमली कंप्लीट करने हैं, दोनों लैंग्वेज को आपने मिक्स कर दिया, तो कॉर्ड मिक्सिंग हो जाएगा ये. विच अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट से फिर से क्वेश्चन आया है. ये पेस्टोरल कॉमेडी का एग्जाम्पल है, आप खुद बताइए. ये पेस्टोरल कॉमेडी का एग्जाम्पल है, तो है भाई. इसका सबटाइटल व्हाट यू विल, इसका सबटाइटल है व्हाट यू विल, नहीं इसका नहीं है ये. तो 2 ऑप्शन जिसमें है वो कट जाएगा. देखिए 2 जिसमें है वो कट जाएगा आपका, ये ऑप्शन इट्स सबटाइटल व्हाट यू विल. तो 2 किसमें है? एक तो इसमें है 2 और एक इसमें है 2. तो इसका आंसर ये फर्स्ट वाला है. इट्स अ क्वाइट एसेंशियल अब एलिजाबेथन पेस्टोरल कॉमेडी. तो ये हो गया सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा क्योंकि कॉमेडी है, ये पेस्टोरल कॉमेडी है. तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. 1, 3 और 4 सही है, सिर्फ आपका एक ऑप्शन इसमें से रिमूव हो गया था. द होलो मैन टी.एस. एलियट ने लिखा था, इसके बारे में बताना. द पोएम रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. आपको पता है होलो मैन जो है वो वर्ल्ड वॉर के बारे में है. उसके बाद जो है
रीफ्रेम दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, इसके अंदर एपोकलिप्टिक भी था, तो इसका मतलब ये भी सही है। इनकॉर्पोरेट्स इंटरटेक्चुअल एकोस फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड गन पाउडर प्लॉट, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी, यानी इसका जो रीफ्रेम दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स होलोमैन में नहीं है ये वाला, ठीक है, तो बी वाला जिसके अंदर है वो कट जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ए, सी और डी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्पीकर इन द पोएम डोवर बीच, आपको पता है डोवर बीच जो है मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है, वर्ल्ड सीम्स टू बी एंड व्हाट इट एक्चुअली इज, तो इट सीम्स लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स बट हैज नो जॉय और पीस, ठीक है, डोवर बीच के बारे में है ये। जो मैथ्यू आर्नल्ड हैं वो पेसिमिस्टिक राइटर हैं विक्टोरियन एज के, तो वो पेसिमिज्म के बारे में लिखते हैं, तो पीस जो है वो खत्म हो गई, उसके बारे में है। व्हाट इज स्वराज जो है गांधी का वर्क है, चैप्टर 4 फ्रॉम हिंद स्वराज, व्हेन अ डैश चेंजेस हिज नेचर, यानी व्हेन टाइगर चेंजेस हिज नेचर इंग्लिशमैन विल चेंज देयर्स, तो ये आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन मिल गया। What aspect of Dickens' writing in David Copperfield reflects his humanitarian concern? तो highlighting cruelty and exploitation faced by children like David, आपको पता आपने पढ़ा है इसका, तो ये बेसिक्स जो है सुपरफिशियल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यू हैव व्हाट वाटर वाटर एवरीवेयर, आपको पता है बोर्ड्स इट श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस राइटर हैं आपके एस टी कॉलरेज, जो ओपियम जो है के लिए जाने जाते हैं। एस टी कॉलरेज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लिया गया है, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा। तुगलक के बारे में फिर से कर्नाड ने लिखा है, इसको गिरीश कर्नाड ने लिखा है, तो इसका जो है हिस्टोरिकल नहीं है, ये कह रहा है पहले पॉइंट में, तो इसके ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएंगे। अबाउट द प्ले आर करेक्ट, करेक्ट बताना है, तो 1, 2 और जो है आपका 3, यानी ऑल आर करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिगी, पेस्टोरल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए पेस्टोरल जो है लिसिडास, एडोनिस और आपका जो है थायरसिस, इन मेमोरियम नहीं है इसके अंदर भाई टेनिसन का। उसके बाद ए डैश इज अ रिड्यूस्ड लैंग्वेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सटेंडेड कांटेक्ट बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल विद नो लैंग्वेज इन कॉमन, जिनकी नहीं होती उसको पिजन कहते हैं। सेम क्वेश्चन ऊपर जो हमने पढ़ा था। अलेक्जेंडर फीस्ट जो है आपका जो फ्रेज है गैस्टली बैंड, ये ड्राइडन की जो पोम है उसमें से लिया गया है, और इसका मतलब होता है स्लेन सोल्जर, जो अलेक्जेंडर फीस्ट है उसका आंसर हो जाएगा स्लेन सोल्जर्स। नेक्स्ट यू हैव 3 डिस्टिंक्ट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड बाय ग्रे इन द हाउ अबाउट द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, तो इसमें क्या यूज किया है उसने, पहली बात तो बॉ करना जो है वो वुड्स का काम नहीं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज किया जाता है, तो पर्सोनिफाई कर दिया। उसके बाद ट्रांसफर्ड एफिड, स्टडी स्ट्रोक एंड एलिट्रेशन इसमें है ही स का, तो आप कर सकते थे इसको आसानी से, सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ क्रियोल लैंग्वेज टू रेफर टू अ स्टैंडर्ड वेराइटी, क्रियोल जो है उसके बारे में, तो एक्रोलेट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। The play Tughlaq is often used as a political allegory for which era in modern Indian history? तो नेहरूवियन era and the disillusionment of the 1960s, जो आपका जो है फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। Which following options let you to know that long silence? शशि देशपांडे का ये वर्क है, तो जया साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म इसके अंदर, और दूसरा मोहन्स मदर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो ये दोनों आपको ऑप्शन ए और बी कर देने थे इसके अंदर। Then you have fill the blanks, choosing the correct option. इनिशियली रजिस्टर अप्लाई टू, देखो रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको जो है जिस प्रकार से आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है उसको जिस लैंग्वेज के अंदर, यानी जिस टोन के अंदर आप उससे बात करते हो उसको रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने बॉस है तो उसके लिए आप अलग जो है फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करोगे, अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की तरह उससे बात करोगे, तो वो रजिस्टर्स होते हैं। तो आपको ये बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग इनिशियल रजिस्टर्स अप्लाई टू, इनिशियल रजिस्टर्स को अप्लाई किया गया था रेंज ऑफ स्टाइल्स में, इनफॉर्मल रिटन लैंग्वेज में और फॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव व्हिच इज करेक्ट अबाउट कोड स्विचिंग एंड कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड स्विचिंग दे डिक्रीज द फंक्शनैलिटी ऑफ द लैंग्वेज, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, टीएस एलियट का वर्क है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ट्रेडिशन इज ब्लाइंड अधेरेंस टू द पास्ट है इसके अंदर, और ट्रेडिशन इज अ डायनामिक एंड एक्टिव फोर्स, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। जॉन कीट का जो हाउस नियर विच द नाइटिंगेल ऑफ हिज पोएम ऑटो नाइटिंगेल हैड नेस्टेड, वो कहां पे है, तो वो हैम्स्टर्ड में है, कहां पे ये हैम्स्टर्ड, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ल्यूक्रेजिया एंड्रे डेल सार्टो जो है आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का, उसमें मेंशन नहीं है। माय एवरीबॉडीज मून, द फाउलर्स पाइप, आपने पोम पढ़ी होगी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माय एवरीबॉडीज मून का जिक्र नहीं आता इन तीनों बातों का, यानी सरपेंटिंग ब्यूटी, ट्विलाइट पीस, फाउलर्स जो है पाइप, इसका जिक्र आया है, इसको मेंशन नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। Who speaks to whom the following? I know where you are. Nay, it is true. There was never anything so sudden, but the fight of 2 rams and Caesars, Thrashonical brag of I came so and overcame. तो ये किसने किसको कहा, रोजलिंड ने ऑलिवर ऑरलैंडो को कहा, आपको एज यू लाइक इट में ये पढ़ने को मिला होगा।
स्टीवेंसन जो है उसका वॉकिंग टूवर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में स्टीवेंसन लिखा था? तो जो विलियम हैजलिट है उनका ऑन गोइंग अ जर्नी, इसके रिस्पॉन्स में स्टीवेंसन ने लिखा था वॉकिंग टूवर्ड्स। इन द पोम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट हैपेंस टू वॉइस ऑफ सेलेस्टियल फ्रेंड, तो सेलेस्टियल फ्रेंड जो है इट कम्स नो मोर, मतलब इट कम्स नो मोर, इट इज साइलेंट, ये जो है हो गया, मतलब इट कम्स नो मोर मतलब आवाज नहीं आई, इट इज साइलेंट। द डोरियन एंड द होरेशियन आर टाइप्स ऑफ, आपको पता है होरेशियन जो है, डोरियन जो है वो क्या, ओड है ना, तो ये ओड के नाम है, टाइप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट यूज ऑफ एनिमल एलिजी इन तुगलक, जो तुगलक में एनिमल एलिजी, तो दुर रमा हु थॉट इट वाज अ स्वैलो, तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। परफॉर्मेंस पोएट्री इज एसोसिएटेड विद व्हिच लिटरेरी पीरियड, तो जो परफॉर्मेंस वाली जो पीरियड, आपको पता है कि परफॉर्मेंस के लिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो फेमस है। इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आपको पता है ये एमिली डिकिंसन की पोम है, और इसके अंदर जो यूज किया गया है सिंबलाइज द साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ एंड इटर्निटी, ठीक है, कंट्रास्टिंग बिगिनिंग ऑफ लाइफ विद द स्पीकर्स एंड, तो आपको ये पता चल ही गया होगा, पोम को पढ़ने के बाद इजीली कर दिया होगा। अगला असर्शन और रीजन है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन टर्न इन वॉकिंग टूवर्ड्स, देखिए वॉकिंग टूवर्ड्स से फिर क्वेश्चन आ गया, लाइट हार्टेड एंड रिफ्लेक्टिव, ही सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द सिंपल प्लेजर ऑफ वॉकिंग इन द कंट्री साइड, तो आपको इसमें बताना था, तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, और ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विच फॉलोइंग पोएट्स आर कलेक्टिवली नोन एज लेकर्स, तो लेक पोएट्स आपको पता है ये कौन कौन थे, एस.टी. कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सदे, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका। व्हाट इज द डेब्यू नॉवल ऑफ शशि देशपांडे, तो उसका डेब्यू नॉवल जिससे शुरुआत करती है अपनी राइटिंग की वो था रूट्स एंड शैडोज, तो ये आपको याद रखना ये फैक्ट है। कैमिट्स ऑफर रिगार्डिंग द स्टोरीज जया राइट्स अंडर अ pseudonym, तो जया किस pseudonym से लिखती थी वो, व्हाट स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म डज कामत ऑफर रिगार्डिंग द स्टोरीज जया राइट्स, तो जो स्टोरीज लिखती थी वो कैसी थी, दे आर डिवोर्ड ऑफ जेन्युइन इमोशंस, एम्ब्रेस रेटिसेंस बिसाइड अ फैक्ट ऑफ वुमनली डिसेंसी, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, आपने ये पढ़ा होगा, जॉर्ज ऑरवेल का जो है ये प्ले वर्क है, नॉवल है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, तो इसमें क्या यूज किया गया, पैराडॉक्स यूज किया गया है, तो आपको पता है ना कि पैराडॉक्स का मतलब दो स्टेटमेंट्स जो है वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, उसको पैराडॉक्स बोल देंगे। गाय मैंडरिंग, जो गाय मैंडरिंग है, द एंटिक्री एंड द ब्राइड ऑफ लैमरमूर आर बुक्स ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिटन बाय, आपको पता है किसने लिखी है, ये वॉल्टर स्कॉट ने लिखी है। गाय मैंडरिंग, द एंटिक्वेरी एंड द ब्राइड ऑफ लेमरमूर, ये किसने लिखी है, ये वॉल्टर स्कॉट जो हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि है, तो ए पे 3 आ जाएगा आपका, तो ये 2 एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट और सेकंड, आपका थर्ड और सॉरी ए पे क्या आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, ए पे 3 हो जाएगा, तो 2 में है, 2 और 4 में से आपको चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ए पे 3, बी पे 2 विक्रम सेठ, ठीक है, और सी पे 4 यानी कि विक्रम सेठ का हो जाएगा जेम्स एंड जॉम्स, और डी श्री अरविंदो का कौन सा हो जाएगा, सावित्री, तो ये आप इजीली कर सकते थे। गर्डिंग अप हिज लॉइंस द चेयरमैन प्लाउड थ्रू द माउंटेनियस एजेंडा, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मिक्स्ड मेटाफर, ठीक है, गर्डिंग अप हिज लॉइंस द चेयरमैन प्लाउड थ्रू द माउंटेनियस, तो यहाँ पे मिक्स्ड मेटाफर है। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन, विक्रम सेठ का द टेल ऑफ मेलन सिटी आपने डिटेल में पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। द स्टोरी इज अबाउट हाईलाइट द मिसयूज ऑफ पावर के बारे में है। द किंग ऑर्डर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैलेस, द मेलन सिंबलाइज द एब्सर्डिटी ऑफ आर्बिट्रेरी authority, it is a satirical poem by Vikram Seth that uses irony humor to critique blind adherence to rules, तो 4 नंबर तो इसका सही है ही। द स्टोरी इन द पोम हाईलाइट द मिसयूज ऑफ पावर के बार बार वो अपने स्टेटमेंट चेंज करता रहता है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका कट जाएगा, बाकी तीनों आंसर आपके ठीक हो जाएंगे, 1, 3 और 4 इसका आंसर है। एक्सटेंडेड मेटाफर यानी कंसीट का यूज किया है डन ने अपनी पोम के अंदर बेटर माई हार्ट में, तो बेटर माई हार्ट असर्प्ड टाउन जो है इसके अंदर जो यूज किया गया है असर्प्ड टाउन, ये एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल है, असर्प्ड टाउन। इन पैराडाइज लोस्ट बाय जॉन मिल्टन पेंडोमोनियम रेफर्स टू, पेंडोमोनियम का मतलब क्या होता है, जो हाई कैपिटल थी जो सैटर्न और उसके ग्रुप ने बनाई थी उसको पेंडोमोनियम कहा गया था। प्री रेफ्लेक्ट ग्रुप जो है स्पेसमोडिक पोएट्री, नॉनसेंस वर्ड्स, इसको देखिए प्री रेफ्लेक्ट को स्पेसमोडिक, नॉनसेंस वर्ड्स, गोस्ट स्टोरी, लिटरेरी रिवेलमेंट्स, व्हिच पीरियड, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पीरियड था ये वाला, ये हमारा था विक्टोरियन पीरियड में माने जाते प्री रेफ्लेक्ट्स, 1848 विक्टोरियन पीरियड ही हो गया, द जर्म नाम से इनका जो है वो पीरियडिकल आया था। फिक्शनल वर्क ऑफ आर्नल्ड बेनेट द ओल्ड वाइज टेल, एडिथ वॉर्टन्स द हाउस ऑफ मर्ट, जॉर्ज इडल का मिडिल मार्च, ये कौन से मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो रियलिज्म से रिलेटेड है, आपको पता ही होना चाहिए कि मिडिल मार्च ये सारे वर्क रियलिज्म के हैं। इन द प्ले एज यू लाइक इट, फीबे जो है वो कोट करती हु एवर लव्ड दैट लेट लव नॉट एट फर्स्ट साइट टू हुम, तो आपको पता है फीबे के लिए जो है
ये जो इन द प्ले एज यू लाइक इट, क्रिस्टोफर मार्लो, फीबे कोट्स, हु एवर मोर, तो ये whom is this line and illusion, तो ये क्रिस्टोफर मार्लो के लिए यूज की गई है. Who among the following suggested Dickens to use first person point of view narration in David Copperfield? किसने कहा था? तो इसने कहा था, जॉन फॉस्टर ने कहा था कि आपको अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, डेविड कॉपरफील्ड में ऑटोग्राफिकल लिखना चाहिए. गिव मी योर हैंड बॉय, अ मैन मस्ट हैव अ फर्म हैंडशेक इफ ही वांट्स टू गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ये डेविड कॉपरफील्ड में ही आया है, और इसका जो ये किसने किसको कहा था? मिस्टर मर्स्टन ने डेविड को कहा था. तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, मिस्टर मर्स्टन टू डेविड. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ पोस्ट मॉडर्न राइटर? तो पोस्ट मॉडर्न कौन से थे राइटर्स? अवेयरनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद ब्रिटेन, यही हो जाएगा कि इसमें नहीं पूछा है. एक्सपेरिमेंट तो करते थे वो, स्ट्रेस ऑन टेक्सचुअल नेचर भी करते थे, रिफ्यूजल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सरफेस एंड डेप्थ. तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसके अंदर. विच इज द लैंग्वेज बेस्ट डिफाइंस स्टैंडर्ड वैरायटी डायलेक्ट? द वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पीच एंड राइटिंग ऑफ एजुकेटेड नेटिव स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, या फिर इनफॉर्मल वोकैबुलरी यूज्ड बाय पर्टिकुलर एज ग्रुप. A variety of language which is uniformly used by people belonging to a particular similar. तो ये डायलेक्ट की बात कर रहा है, तो डायलेक्ट क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन स्पीच एंड राइटिंग ऑफ एजुकेटेड नेटिव स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका. नहीं, ओनली ए इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए ये वाला, ऑप्शन नंबर 2 ओनली ए वाला सही हो जाएगा. 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका. Which following text is not written by Soren Kierkegaard? तो सोरेन क्यारकेगार्ड जो है उसके एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए जाने जाते हैं? नहीं जाने जाते. कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेड, सिकनेस ऑन टू डेथ, फियर एंड ट्रेम्बलिंग. तो एग्जिस्टेंस एट ऑब्जेक्टिविटी, ये इसके लिए नहीं जाने जाते. तो आपको ये 3 वर्क याद रखने हैं. इनका सिकनेस ऑन टू डेथ, फियर एंड ट्रेम्बलिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेड इनका है, और फर्स्ट नहीं है. The sages of the third stanza are related to figure in the mosaic frieze sailing to Byzantium. इसमें जो है किसके लिए यूज किया गया है? This is Saint Apollonius in Ravenna. Option number 1. Which following does not belong to category of Gothic novels? Gothic novels, Frankenstein Gothic novel है, मैरी शैले ने लिखा है, वाइफ ऑफ पीबी शैले. कासल ऑफ ओट्रेंटो भी है, लस्टफुल ट्रक नहीं है भी, अम्ब्रोसियो भी है. ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका कि वो गॉथिक का एग्जाम्पल नहीं है. द ब्राइड्स प्रिल्यूड, सिस्टर हेलेन, लास्ट कन्फेशन, ये किसने लिखा है? लास्ट कन्फेशन से आपको पता चल गया होगा कि डीजी रोसेटी ने लिखा है. स्टेबल ग्रामर, नेटिवलाइजेशन, एक्सपेंडेड वोकैबुलरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये किसमें होते हैं? ये होते भाई क्रियोल में होते, क्योंकि देखिए ग्रामर नहीं होती, किसमें नहीं होती? पिजन में. और होती किसमें है? क्रियोल में होती है. तो आपको इससे पता चल गया होगा, क्रियोल इसका आंसर आएगा. इन 1946 फाउंडेड द रिव्यू, अ मीडियम फॉर एग्जिस्टेंशियल राइटिंग. तो आपको एग्जिस्टेंशियल राइटिंग के लिए बताना था, तो कौन? जेन पॉल सार्टर, ठीक है. लेस टेम्पस मॉडर्न. सो एग्जिस्टेंशियल राइटिंग के लिए जो फाउंडेशन फाउंडेड द रिव्यू फाउंड किया था 1946 में, तो वो किया था जेन पॉल सार्टर ने. नेक्स्ट यू हैव विच इज नॉट प्राइमरी एसिड एग्जिस्टेंशियलिज्म. तो आपको पता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड सोरेन क्यारकेगार्ड हैं, जीन पॉल सार्टर हैं, सिमन डी बोवेर, इमैनुअल कैंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट यू हैव दैट लॉन्ग साइलेंस, बेनिटमैन मिम्स जो कमेंट है, हस्बैंड इज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री. ये क्या एक्सप्रेस करता है? स्टीरियोटाइपिंग, कि हस्बैंड को शेल्टरिंग ट्री, कि जिस हस्बैंड के जो है अंडर रह के हम शेल्टर पा सकते हैं, ये कैसा व्यू है? ये स्टीरियोटिपिकल जो है माइंडसेट है, ऑर्थोडॉक्सीनेस को रिप्रेजेंट करता है. नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आया है आपका, अजीज टुक टू एडवांटेज ऑफ सुल्तान विजनरी स्कीम्स. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक से आए हैं ये. इज प्रोजेक्टेड बाय कर्नाड एज कॉम्प्लेक्स, तो आप पहला ही हो जाएगा. टुक एडवांटेज ऑफ सुल्तान विजनरी स्कीम्स, ये इसका जो है करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट, द वुल्फ विद इट्स बेली स्टिच्ड फुल ऑफ बिग पेबल्स, ठीक है. नेबुलम वुल्फ्स barbed like black pine forest against sky over blue snow. तो इसमें क्या यूज किया गया भाई? सिमिल यूज किया गया है. wolf with its full of big pebbles, like वर्ड आ गया, तो like से ही आपको समझ जाना चाहिए था सिमिल है. as और like से कंपैरिजन किया गया है. कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन एस्पेक्ट्स ऑफ, आपको एपिक के बारे में बताना था. तो एपिक के बारे में आप कहेंगे कि ये सेंट्रलिटी ऑफ अ हीरो ऑफ मिलिट्री और नेशनल इंपॉर्टेंस. तो एपिक. लिमिटेड एंड कन्फाइंड, नहीं ये नहीं हो सकता. तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी. एक्सटेंसिव और कॉस्मिक जो है ज्योग्राफिकल सेटिंग, तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा. देन यू हैव एलियट अबाउट ट्रेडिशन एंड पोएट्री, इज नॉट करेक्ट. तो ये ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से आया है, तो अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ा है, तो ही असर्ट्स दैट द पोएट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट. इसका ये आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट नहीं है. देखिए, ही असर्ट्स दैट द पास्ट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट, कि जो पास्ट है उसको चेंज नहीं करना चाहिए बाय द प्रेजेंट. तो ये देखिए, वो जो है बिलीव करते हैं आपके जो पास्ट में भी, और जो प्रेजेंट जो है, यानी पास्टनेस ऑफ द पास्ट का मतलब क्या है
कि जो प्रेजेंट जो स्टाइल है उसमें लिखते हुए पास्ट की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करते हुए एक राइटर को लिखना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है रॉन्ग हो जाता है। ब्लैंक वर्ड्स इंग्लिश मीटर थ्रू हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक 2 and 4 ऑफ वर्जिस एनीड किसने किया था? तो अर्ल ऑफ सरे ने किया था। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं सोनेट सीक्वेंस या सोनेट के बारे में पढ़ना, पोइट्री के बारे में, तो उसमें ये बेसिक क्वेश्चन है। गोथिक नॉवल एंड नॉवलिस्ट को मैच करना था। आपको पता है कासल ऑफ ओटरेंटो किसने लिखा है? कासल ऑफ ओटरेंटो होरेस वॉलपोल ने लिखा है। उसके बाद मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो किसका है? तो देखिए इसको मैच करेंगे हम। यहाँ पे कौन सा मैच नहीं है ये पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। मैच है, ठीक है। कासल ऑफ ओटरेंटो किसका है? मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो, ये सही है। मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो जो है एन रेडक्लिफ की है, क्योंकि कासल ऑफ ओटरेंटो जो है वो मैथ्यू ग्रेगोरी ने लिखा, उसने मंक लिखा है। तो ये सारे वत्थक होरेस वॉलपोल का नहीं है। मंक जो है वो मैथ्यू ग्रेगरी का था। तो मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो जो है वो एन रेडक्लिफ ने लिखा, गोथिक नॉवल का एग्जाम्पल है, तो ये सही हो जाएगा आपका। बाकी तीनों गलत हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग? सैयद अमानुद्दीन इन हिज पोएम डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, ये आपकी सेम पोएम थी, तो इसके अंदर वो पैथेटिक फैल्से का यूज करता है, ठीक है। Whose eyes look like two red suns? डेविड कूपरफील्ड में तो मिस्टर मर्डस्टन की जो है आईज वो कंपेयर करता है उसको रेड सन से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैप्टन सेंट्री इन द स्पेक्टेटर क्लब जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ही डज नॉट हैव एन एस्टेट ऑफ हिज ओन। नेक्स्ट यू हैव इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन लव फ्लड एक्सेप्ट कन्वर्सेशन ऑफ द ज्यूज इंडियन गैंजेस रूबीज टाइड ऑफ ह्यूमर कंप्लेन क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो आपने टाइड ऑफ द ह्यूमर हम्बर जो है वो कंप्लेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये आपको एंड्रू मार्बल की पोम में से हटाना था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशन आईसीटीज दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम मॉडर्न आईसीटीज? तो इट इज अ सिंगल टेक्नोलॉजी, तो ये जो है आपको आंसर सी इसमें करना था। नेक्स्ट यू हैव कंसिडरिंग द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग व्हिच फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड इनटू साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड सोशल कॉम्पिटेंस? तो हायर सेल्फ एस्टीम, ये आपका जो है 3rd नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। विच फॉलोइंग इज द इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल? तो इसमें डिसिप्लिन कहाँ है भाई? डिसिप्लिन ऑफ कोलैबोरेटिव इंक्वायरी इसका आंसर हो जाएगा। कार्तिकेय ऑलवेज स्पीक्स टू हिज एम्प्लॉयज विद रिस्पेक्ट ओनली व्हाट इज नीडेड। हिज कम्युनिकेशन सेंसफुल एंड टू द पॉइंट। विच इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर यूज्ड बाय कार्तिकेय? तो कौन सा यूज करता है वो यूज करता है कर्टियस, ठीक है, वो यूज करता है कंसाइज, कंक्रीट, और उसके बाद हो जाएगा आपका कर्टियस, यानी ए, बी और ई इसके अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। Which following dimension of the learner need to understood for using ICT? क्या उसके अंदर होना चाहिए? उसके अंदर डेमोग्राफिक होना चाहिए, कॉग्निटिव एंड प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव। तीनों ही ऑप्शन जो है वो इसके अंदर हो जाएंगे ABC। Which of the following is an advantage of e-learning? जब आप e-learning करते हो तो school are not ready to use e-learning, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। E-learning can cater to different learning styles, प्रमोट कोलेब्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो ये इजी है आपके लिए। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन जब आप लर्निंग करते हैं तो वो इजी रहता है आपके लिए कोलेब्रेट करना, तो 2 आंसर इसका हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ अकरेंस इंफॉर्मेशन एज अ प्रीकर्सर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैपेंस बाय, किससे होता है भाई? इसमें डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। बिलो सम फ्रेजेस आर गिवन एज ब्रूस, जॉयस एंड अदर वेयर ईच वन डेलिब्रेट्स द बेसिक पर्पस ऑफ स्पेसिफिक मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द आर्ट ऑफ मेकिंग इनफेरेंस, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बतानी थी? एडगर डेल के कॉन ऑफ एक्सपीरियंस आपने पढ़ा होगा, तो ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन लेस इफेक्टिव देन कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपने एडगर डेल का कॉन तो पढ़ा ही होगा, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिव वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव का मतलब सब है, ब्लेंड है सब कुछ, तो एक्सक्लूसिव मतलब ब्लेंड नहीं है, तो ब्लेंडेड इंस्ट्रक्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू गॉट योर आंसर्स, और इसमें जो है आपको अपना आइडिया लगा लेना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने आंसर्स राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोस।